Yeah, good evening. आज हम लोग बेसिकली कुछ अच्छे क्वेश्चंस और हैं जो एचसी वर्मा के, जो आप लोग को नीट के कॉन्सेप्ट्स और बेटर डेवलप करने में हेल्प करेंगे, वो हम लोग करेंगे। सो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। देखो, बिफोर आई टेल यू दिस क्वेश्चन, आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ ऑफ, थोड़ा सा कि आपको समझ में आए फॉर्मूलेज हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहला, अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब होगा, उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स VB minus VA is equal to minus of P dot RB minus RA। वेक्टर फॉर्म में हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होनी चाहिए। बेसिकली हम लोगों ने ये तो पढ़ा ही है। अच्छा, दूसरा चीज हमारा, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस केस में ये जो VB माइनस VA अगर हम लोग करेंगे, दिस इज माइनस ऑफ इंटीग्रल E डॉट dr, और R का जो है ये RA से लेके RB तक वेरी करेगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो RB माइनस RA। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन में दे रखा है? क्वेश्चन में पढ़ो, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट अलोंग द एक्स एक्सिस। तो ये कांस्टेंट वैल्यू दे रखा है ना, 20 न्यूटन पर कूलम। तो ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा वैल्यू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो गया। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA where the points A and B are given by this formula। VB माइनस VA निकालना है, तो माइनस ऑफ, अब हम लोग जो फॉर्मूलेज हैं ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस ऑफ, अब देखो ये क्या कर रहा है, 20 न्यूटन पर कूलम अलोंग एक्स एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू लिखोगे, ये क्या लिखोगे? 20I लिखोगे, I कैप, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस है तो 20I कैप हो जाएगा। डॉट ऑफ RB माइनस RA। RB मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ B, ये क्या है? 4,2 पे लाई कर रहा है B पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा? इसका पोजीशन वेक्टर 4I प्लस 2J। आया समझ? माइनस Yes. RA करेंगे, RA क्या हो गया? 0I प्लस 0J होगा ना। तो ये दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 20I डॉट ऑफ 4I प्लस 2J। अब देखो, डॉट प्रोडक्ट I डॉट I 1 होता है, I डॉट J 0 हो जाता है, तो 20I डॉट 4I हमारा 20 इंटू 4 80 आ जाएगा, और ये माइनस ऑफ 80 वोल्ट। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। सर मेरा नेट चला गया था, एक बार या फिर से रिपीट कर दें। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को निकालना है। बेसिकली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस जब हम निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट RB माइनस R।
और नॉन यूनिफॉर्म होगा तो वी बी माइनस वी ए इज माइनस ऑफ टी डॉट डी आर, और लिमिट जो है आर ए से लेके आर बी तक ले जाएंगे, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो आर बी माइनस आर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर बी का जो अगर तुम देखोगे 4,2 पे है तो ये 4i + 2j हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए तुम देखोगे 0,0 पे है तो 0i + 0j हो गया, है ना। तो आर बी जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ये हो गया, और आर ए पोजीशन वेक्टर ये हो गया। और ई के जगह बिकॉज ये 20 न्यूटन पर कूलम अलोंग एक्स एक्सिस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 20 आई हो गया। अरे समझ में ये सब यस सर, समझ गया। करके अब आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे 0 होता है, तो 20 × 4 80 वोल्ट। अब देखो इसका सेकंड थर्ड जो है अगर हम लोग फटाफट निकालें तो सेकंड केस में बी पार्ट अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई इज 20i, आर बी डॉट आर बी माइनस आर ए। आर बी हमारा 6i + 5j है, 6i + 5j है ना, और इससे माइनस ऑफ आर ए करेंगे, आर ए हमारा है 4i + 2j। अब हम लोग वैल्यू डाल देते हैं माइनस ऑफ 20i डॉट ऑफ 6 - 4 इज 2i और 5 - 2 इज 3j, 2i + 3j हो गया। डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये माइनस ऑफ 40 वोल्ट आ गया। क्लियर बच्चों? यस सर। Yes. यहां तक लिख लिया? Yes, sir. अब सी पार्ट में हम चलते हैं। सी पार्ट इज 0i बेसिकली वी बी माइनस वी ए माइनस ऑफ ई डॉट आर बी माइनस आर ए। वैल्यूज पुट करेंगे माइनस ऑफ 20i डॉट आर बी माइनस आर ए करोगे, सो दिस इज 6i + 5j माइनस 0i + 0j। सो -20 × 6 कर लोगे -120। अब तुमसे कह रहा है डू यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन आंसर्स ऑफ पार्ट ए बी एंड सी। देखो 0 से 0,0 से 4,2 पे गया, 4,2 से 6,5 पे आया, है ना, 4,2 से 6,5 पे आया, और 0,0 से जो 6,5 पे जा रहा है, तो वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी इज इक्वल टू वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ए टू सी। potential difference between AB plus potential difference between BC is equal to potential difference between AC। यहाँ पे ये कितना आ रहा था 80 वोल्ट, -80 वोल्ट, ये -40 वोल्ट, और ये टोटल कितना आ रहा है -120। समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये रिलेशन है ए बी और सी के बीच। 0,0 से 4,2 तक ले जाने में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया उन दोनों के बीच में, 4,2 से 6,5 के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है,
और 0,0 से डायरेक्टली 6,5 पे ले जाएंगे, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उन दोनों का, इनिशियल वाले दोनों का सम इज इक्वल टू लास्ट। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हम लोग कर रहे थे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बस आई जे कॉम्पोनेंट दोनों है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई दे रखा है हमें 20I + 30J exists in the plane if the potential at the origin is taken to be 0। मतलब VA इज इक्वल टू 0 हो गया ए ओरिजिन पे, ठीक है। ए ओरिजिन पे है, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा 0I + 0J। फाइंड द पोटेंशियल एट 2,2, मतलब VB हमें निकालना है और पोजीशन वेक्टर ऑफ B क्या हो जाएगा 2,2, मतलब 2I + 2J हो जाएगा, है ना। फाइंड द पोटेंशियल एट 2,2, मतलब VB - VA इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट RB - RA। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग जो पिछले अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो विच इज इक्वल टू VB - VA। VA मेरा क्या दे रखा है 0 दे रखा है। देखो VB - 0 इज माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे रखा है हमें 20I + 30J डॉट ऑफ RB - RA, मतलब 2I + 2J, 2I + 2J माइनस ऑफ RA, मतलब 0I + 0J। So this is VB is equal to minus of 20I + 30J dot 2I + 2J। So minus of 20 into 2 हो गया 40 और 30 into 2 हो गया 60। 40 + 60 100 हो गया, तो माइनस ऑफ 100। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, the electric potential existing in a space is Vx, y, z is Axy + Yz + Zx। Write the dimensional formula of A। तो देखो डायमेंशनल फॉर्मूला ए का निकालना है। तुम्हारा जो V है Vx, y, z
is a times xy plus yz plus zx. तो अब डायमेंशनल फॉर्मूला v का v इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन w बाई q होता है, राइट. v इज इक्वल टू w अपॉन q. वर्क डन क्या होता है बच्चे, वर्क डन इज m1 l स्क्वायर t माइनस 2. ये हमारा वर्क डन का डायमेंशन हो गया. और जो चार्ज का डायमेंशन एम्पियर इनटू टाइम, राइट. सो दिस इज इक्वल टू m1 l स्क्वायर a माइनस 1 t माइनस. अब हम लोग दोनों तरफ इक्वेट कर लेते हैं. मतलब जो LHS है इसका अगर हम लोग लिख लें वैल्यू, मतलब जो डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l स्क्वायर a माइनस 1 t माइनस 3, दिस इज इक्वल टू a का डायमेंशन, ये xy हुआ या yz हुआ या zx हुआ, सबका l स्क्वायर है और सबका सम है. तो a इंटू यहाँ पे क्या कर सकते हैं, l स्क्वायर लिख सकते हैं. अब जो a का डायमेंशन हम लोग को निकालने बोला है, ये क्या हो जाएगा, m1 l स्क्वायर a माइनस 1 t माइनस 3 डिवाइडेड बाय l स्क्वायर का डायमेंशन. अब देखो बच्चों, l स्क्वायर और l स्क्वायर जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है वो कैंसिल हो जाएगा. m1 l0 a माइनस 1 t माइनस 3, ये हमारा डायमेंशन होता है. एक ये मतलब ये जो कांस्टेंट है ना उसे. क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. प्लीज इसको लिखो, फिर मिटा के दूसरा पार्ट करेंगे. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. यस यस सर. सेकेंड पार्ट पे आते हैं. फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो Vx, y, z is a xy plus yz plus zx. अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन करके जो फॉर्मूला होता है, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई के कैप. इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही लिखते हैं ना, है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन के फॉर्म. और इसका मतलब क्या होता है कि भाई v को पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो y और z को कांस्टेंट लेंगे. v को जब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x और z को कांस्टेंट लेंगे. और जब z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x और y को कांस्टेंट लेंगे. तो इसी तरह से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो जो axy yz zx है माइनस ऑफ a, अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं. देखो यहाँ पे पहला वाला टर्म xy प्लस yz प्लस zx, राइट. तो xy को अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो, या इसको लिख लेते हैं माइनस ए डिफरेंशिएशन ऑफ xy प्लस yz प्लस zx, ठीक है, माइनस ए डिफरेंशिएशन ऑफ
xy plus yz plus zx with respect to y minus a differentiation of xy plus yz plus zx with respect to z. So this is minus of a. ठीक है, अब ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है, एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, एक्स के रेस्पेक्ट में तो वाई कांस्टेंट हो जाएगा, वाई इंटू वन, वाई जेड का डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहाँ एक्स का कोई भी टर्म नहीं है, जीरो कांस्टेंट मानेंगे वाई और जेड को, प्लस जेड इंटू वन, तो वाई प्लस जीरो प्लस जेड, ये सॉरी आई कैप भूल गया यहाँ पे, जे कैप और के कैप, ये आई कैप हो गया, माइनस ऑफ ए, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स प्लस जेड प्लस जीरो, जे हो जाएगा, माइनस ए, एक्स वाई को जेड के रेस्पेक्ट में करोगे, जीरो प्लस वाई प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अच्छा ये तो एक्सप्रेशन हो गया, इसको थोड़ा सा और बेटर लिख लें थोड़ा सा, तो दिस इज माइनस ए वाई प्लस जेड आई प्लस एक्स प्लस जेड जे प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू वन है, सबका वैल्यू वन डाल दो, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, फाइंड द एक्सप्रेशन, ये हो गया एक्सप्रेशन आपका। सी पार्ट में इफ a इज इक्वल टू 10 स्क्वायर यूनिट्स, तो माइनस ऑफ 10 इंटू ये y प्लस जेड मतलब 2y प्लस 2z 2j प्लस 2k आ गया, ठीक है। अब इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा। अब हम लोग को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये 10 रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 प्लस 4 प्लस 4 12 हो गया, तो दिस इज 2 रूट 3, मतलब 20 रूट 3 हो गया, दैट इज 34.64, which is approximately equal to 35. सर नीट में ऐसा आ सकता है? क्यों नहीं आएगा? उस दिन कराए थे तो तुमको नीट के क्वेश्चन जो उसमें कराए थे, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन था, तो कहाँ लिख रहा है कि नीट में नहीं आएगा ऐसा? हम लोग क्यों कर रहे हैं? मुझे लगा थोड़ा लंबा सा आंसर है इसका, इसलिए। लंबा सा आंसर से मतलब नहीं, वो तो तुमको समझाने में इतना ज्यादा लगा है, तो इतना टाइम थोड़ा ना लगेगा करने। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन सीबीएसई में जब आ सकता है, तो नीट का बात कर रहे हो, सीबीएसई में भी आ सकता है। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Now next question is, some equipotential surfaces are shown in the figure. What can you say about the magnitude and the direction of the electric field? तो जब ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, समझो इसको, मैं पहला वाला पहले कर रहा हूँ। अब ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, ये 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर में है। ये जो है 10 वोल्ट वाला इक्विपोटेंशियल लाइन है, ये 20 वोल्ट वाला सरफेस है, 30 वोल्ट है इक्विपोटेंशियल, और ये 40 वोल्ट सरफेस। ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के परपेंडिकुलर होता है, हम लोगों ने पढ़ा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ये यहाँ से इससे 90 डिग्री है, राइट। अब ये अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। ध्यान से देखो और समझो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनं पैरेलल लाइंस हैं, तो ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा। अब हमें जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल टू माइनस dV/dx लिखते हैं। तो ये जो dV क्या बताता है? पोटेंशियल डिफरेंस बताता है, और dx क्या बताता है? इन दोनों फील्ड लाइन के बीच का डिस्टेंस बताता है। तो हम लोगों को ये डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस हमें पता है, ये डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ, मान लो इस पॉइंट को E लेते हैं, इसको B लिखते हैं, और इसको C लिखते हैं, राइट। सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV/dx। तो माइनस ऑफ dV कितना है? चेंज इन पोटेंशियल 10 वोल्ट्स का है, और dx जो डिस्टेंस है ये हो गया 10 cos 30, ये 10 sin 30 हो गया, 10 sin 30 डिग्री। ये जो AC है, AC इज इक्वल टू AB sin 30 डिग्री। AB है हमारा 10 sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री 1/2 होता है, तो माइनस ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1/2। 10 कट गया, तो दिस इज, मतलब सेंटीमीटर है, आई एम सॉरी। तो सेंटीमीटर है तो इसको 100 से डिवाइड भी करेंगे, इसको 10 के जगह 0.1 कर, 0.1 होगा, 10 से कटेगा तो 100 आएगा। 100 इंटू 2 माइनस 200 वोल्ट पर मीटर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन तो हमें पता ही है कि परपेंडिकुलर। क्लियर है? Yes. तो Yes, sir. इसका जो Yes. डायरेक्शन लिखेंगे दैट विल बी 120 डिग्री 90 प्लस 30। ये जो पूरा एंगल है दिस इज इक्वल टू 120 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। 120 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। आगे समझ? Yes, sir. Yes. Yes. अब सेकंड वाला बहुत हाँ। इम्पोर्टेंट है, लिख भी लिया ना? Yes, sir. सेकंड वाले में क्या है कि ये समझना जरूरी है कि ये इस तरह का फील्ड बनता कब कब है, जब इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस कब बनता है? बताओ, एनीवन? व्हेन डू यू गेट स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस? जब चार्ज उसके सेंटर पे रहेगा तभी तो स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है ना। तो स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनने चार्ज कहाँ होना चाहिए? सेंटर पे होना चाहिए। सो चार्ज we get spherical, right now we get spherical equipotential surface when the charge is kept at the center of the, due to a point charge basically kept at the center of the sphere. So
अब स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हम लोग देख रहे हैं, तो लेट्स से हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज है, इसकी वजह से डोंट गो विद द फिगर, सब इक्विडिस्टेंट है ऐसा एज्यूम कर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरह से, इट विल बी रेडियली आउटवर्ड्स, है ना। अब जो पहले वाले का जो रेडियस है, पहले वाले इसका दिस इज 10 सेंटीमीटर, दूसरे वाले का 20 सेंटीमीटर, और तीसरे वाले का जो रेडियस है वो 30 सेंटीमीटर। और जो पोटेंशियल्स हैं यहाँ पे, लेट्स से ए पॉइंट पे ये 60 वोल्ट हो गया, यहाँ पे 30 वोल्ट है, और तीसरे वाले पे 10 वोल्ट, 20 वोल्ट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। नाउ देखो, ये पॉइंट मान लो ए, ये पॉइंट मान लेते हैं बी, और ये पॉइंट मान लेते हैं सी। सो पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू, मान लो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज Q है सेंटर पे, तो पोटेंशियल एट ए क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर ए। सो वी ए कितना है, 60 इज इक्वल टू के क्यू बाय, रेडियस कितना है अंदर वाले का, 10 सेंटीमीटर है, के क्यू बाय 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 हो गया। सो दिस इज इक्वल टू, इसको हम लोग 0.1 को उस तरफ लेके चले जाते हैं, 60 इंटू 0.1 इज इक्वल टू के क्यू। सो के क्यू इज इक्वल टू 6 आ गया। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब ए पॉइंट पे पोटेंशियल हम लोग को पता चल गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी भी पॉइंट पे, ये क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा, पॉइंट चार्ज की वजह से। के क्यू का वैल्यू जो यहाँ 6 निकालो, इसमें सब्स्टिट्यूट कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 बाय आर स्क्वायर। तो जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज 6 अपॉन आर स्क्वायर एंड रेडियली आउटवर्ड। क्लियर है बच्चों? मैग्नीट्यूड इज 6 अपॉन आर स्क्वायर एंड रेडियली आउटवर्ड। समझ में आ गया सबको? Yes. Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट वाला जो है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए।
ये क्वेश्चन समझिए. This is again because see there are 3-4 parts given here. Each part can be a separate question. It's not that all these parts will come in one question. So electric field at of magnitude 1000 Newton per Coulomb is produced between two plates having a separation of 2 centimeter as shown. तो ये दो प्लेट्स हैं, इनके बीच में सेपरेशन 2 सेंटीमीटर है. मीटर में लिखोगे 0.02 मीटर हो गया. और जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का E इज इक्वल टू 1000 न्यूटन पर कूलम. नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स? अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स निकालने बोल रहा है. VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट RB माइनस RA. अब ये सिंपल है, इसमें तो वेक्टर का करने का जरूरत भी नहीं है. माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है 1000 और जो डिस्टेंस है 0.02 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 20. अब आपको क्या कह रहा था, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, मतलब VA माइनस VB हम लोग अगर निकाल लें तो यही चीज प्लस ऑफ 20 वोल्ट. पोटेंशियल डिफरेंस निकालने बोल रहा है तो ये नहीं बोल रहा है कि VB माइनस VA निकालो या VA माइनस VB. पोटेंशियल डिफरेंस जब हम लोग निकाल के रखेंगे वी राइट इट एज पॉजिटिव. Now, with what minimum speed should an electron be projected from the lower plate in the direction of the field so that it may reach the upper plate? हम लोग को निकालना है कि यहाँ पर से एक इलेक्ट्रॉन को क्या स्पीड देंगे जिससे ये अपर वाले यहाँ तक पहुंच जाए. अब देखो ये समझो, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा. इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. सो इस पे फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है. तो ये जो हम लोग जिस स्पीड से फेंकेंगे तो डीसेलरेट करेगा और डीसेलरेट करके ऊपर तक जाएगा. फाइनल स्पीड, अगर हमें मिनिमम स्पीड निकालना है कि क्या मिनिमम स्पीड डालेंगे तो फाइनल स्पीड क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. और इनिशियल स्पीड u का वैल्यू हम लोग को निकालना है. क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes. अब हम लोग को अगर एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में निकालना है तो एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ E इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बाय m. मतलब फोर्स बाय मास. एक्सेलरेशन होता है, फोर्स क्या है? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड. चार्ज इलेक्ट्रॉन पे स्मॉल ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई है, डिवाइडेड बाय मास कर देंगे तो ये एक्सेलरेशन निकल जाए. एक्सेलरेशन अब ये बिकॉज नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, मतलब डिसेलरेशन हो रहा है बेसिकली इसमें. तो अगर इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस ऑफ जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है 1000 और जो मास है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31. इसका वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं 16 बाय 9.1 करेंगे माइनस ऑफ 1.75 इंटू 10 टू द पावर 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये एक्सेलरेशन निकल गया. नेगेटिव साइन बस बता रहा है कि डिसेलरेशन. अब Vy square is equal to Uy square plus twice of Ay into y. राइट. सो अब ये इसमें वैल्यूज डाल देते हैं. फाइनल वेलोसिटी हमारा 0 होना है. इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को निकालना है. माइनस ऑफ 2 ay नेगेटिव इसलिए माइनस ऑफ 2 इंटू 1.75 इंटू 10 टू द पावर 14 इंटू जो डिस्टेंस है दोनों प्लेट के बीच में 0.02. अब इसमें uy स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो uy स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 10 टू द पावर 12. तो इसमें uy का वैल्यू आ जाएगा 2.65 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर
सिंपल काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, बस तुमको एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। उसके लिए जो हम लोग फोर्स बाय मास करके निकालते हैं, ई बाय एम करके, वो हम लोग निकालेंगे, तभी हम लोग को निकल के आएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सभी ने? इसको लिखो तो फिर थर्ड पार्ट करेंगे। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. थर्ड पार्ट पे अगर हम आए, एन इलेक्ट्रिक, ये कह रहा है थर्ड पार्ट में, सपोज द इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लोअर प्लेट with a speed calculated in part B, the direction of projection makes an angle 60 degree with the field. Find the maximum height reached by the electron. मतलब कि हम लोगों ने उसी स्पीड से फेंका, बट परपेंडिकुलर टू द प्लेट नहीं फेंक के इसको 60 डिग्री विद द फील्ड फेंका। मतलब फील्ड का ये डायरेक्शन है, इसको हम लोग ऐसे थ्रो करते हैं, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द फील्ड। राइट, हम लोगों को मैक्सिमम हाइट निकालना है। ये बच्चे अगर, अच्छा, u का वैल्यू हम लोग जो पिछले इसमें निकाले थे, u इज इक्वल टू हमारा 2.65 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग को ये देखो, यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है, अगर तुम्हें याद हो। यहाँ पे g के जगह हम लोग क्या लेंगे, जो नीचे फोर्स लग रहा है, जो एक्सेलरेशन हो रहा है, ay जो था, उसको लेंगे g के जगह। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट है, क्योंकि यहाँ पे मतलब ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं काम करेगा, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का कोई ऐसा मास नहीं है जिसपे ग्रेविटेशन लेंगे हम लोग। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो ये फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, E इंटू ई, जो फोर्स लग रहा है E इंटू ई डिवाइडेड बाय m, ये हम लोग ay का वैल्यू ले लेते हैं। g के जगह हम लोग यहाँ ay पुट कर देंगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2ay। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? ay क्यों यूज करेंगे? क्योंकि यहाँ Yes, sir. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके वजह से फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, जो कि उसको एक पैराबोलिक पाथ में लेके जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में लेके जाएगा, उसका मैक्सिमम हाइट हम लोग निकालते हैं। तो दिस इज इक्वल टू, u का वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं 2.65 इंटू 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो बेटा, ये जो 60 डिग्री था थीटा, तो ये एंगल लेते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। मतलब साइन ऑफ 30 डिग्री का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ay, 2 इंटू 1.75 10 टू द पावर 14। ये अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा आता है 0.50 10 टू द पावर -2 मीटर, मतलब 0.50 सेंटीमीटर मैक्सिमम हाइट। क्लियर बच्चों? तो ये तीनों क्वेश्चन 3
क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारा, मतलब 3 पार्ट जो है 3 अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। तो जब हम लोग कोई बड़ा क्वेश्चन करते हैं तो ये मत सोचो कि ये क्वेश्चन आएगा क्या इतना बड़ा, ये सोचो कि इसके क्या कॉन्सेप्ट सीखा हमने और इसको कैसे पार्ट्स में ब्रेक करके पूछा जाता है। नीट के एग्जाम में यही किया जाता है। नीट का एग्जाम और किसी एग्जाम से कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बट यहाँ पे क्या करता है, कॉन्सेप्ट वही यूज उठाएंगे। सब बोलते हैं कि एचसी वर्मा जरूरी नहीं है, मेरा ये मानना नहीं है। मैं तो जितने क्वेश्चन नीट के देखता हूँ, खासकर जो एम्स के लेवल के जो क्वेश्चन है, जो उन बच्चों का एम्स क्लियर होना है या 600 से पार करना है, तो उन बच्चों का मैं देखता हूँ कि अगर आप एचसी वर्मा अच्छे से करेंगे तो उससे हर क्वेश्चन में आपको सीखने के लिए इतना कुछ मिलता है कि आपका फिजिक्स इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि बाकी आपका मतलब एटलीस्ट तो आप 45 में 40 सही करके आओ। लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा। ये सोच के कि एचसी वर्मा का क्वेश्चन तो वहाँ तो एमसीक्यू आता है, तो एमसीक्यू आता है ये थोड़ा ना आंसर निकालने बोले। बट जब सीखोगे ही नहीं आंसर निकालना तो एमसीक्यू में आंसर कैसे निकालोगे, तुक्के से निकालोगे। तुक्के से कब तक जिंदगी रहेगा। एक एग्जाम में आएगा जिंदगी बचेगा, एक एग्जाम में नहीं बचेगा। ये जो फ्लक्चुएशन है वो उसी की वजह से। कॉन्सेप्ट सीखोगे तो कभी फ्लक्चुएशन नहीं होगा। मार्क्स हमेशा एक यूनिफॉर्म मार्क्स में अच्छे से रहोगे, 600 प्लस। मैं तो दोनों चीज देखता हूँ ना, तुम एक चीज देख रहे हो, तुम देख रहे हो बस नीट का क्वेश्चन। मैं तो पढ़ा रहा हूँ तो मुझे सब चीज ऊपर से दिख रहा है कि ये इसमें है, ये इस बुक में है, ये इस बुक में। कोई चीज तुमको ज्यादा पढ़ा के हमको तो कुछ मिलने जाना है। एचसी वर्मा हमको कोई अवार्ड तो देगा नहीं कि अच्छा तुमने सबको पढ़ा लिया ये लो अवार्ड, राइट। Why I am trying to, what I am trying to tell you, all these questions by parts have been asked in NEET exam. I have seen this in last 10-12 years. Every part of this question would be asked as a separate question. That's what I mean to say. और वो तो एक सिंगल क्वेश्चन हो गया ना बेटा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन, वहां पार्शियल डिफरेंशिएशन लंबा हुआ, बट वो कॉन्सेप्ट तो यूज होगा ही पार्शियल डिफरेंशिएशन। हो सकता है तुम्हारे में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ना करके एक्स वाई प्लस वाई जेड कर दे, बस वही चीज कर लो, छोटा हो जाएगा क्वेश्चन, राइट। तो कॉन्सेप्ट सीखना है, उसके वैल्यूज पे मत जाओ कि क्या वैल्यूज है, वो सेम क्वेश्चन आएगा। अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब आता है तो बस काम खत्म हो गया। उतना ही तुमको सिखाना था मेरा तरफ कि जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई और जेड को कांस्टेंट लेंगे, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स और जेड को कांस्टेंट लेंगे। लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes. Sir, यस। sir, what is this formula? AY is equals to E into E upon M. This is not a formula. This is what we derived in the second part, B part. जो हमारा फोर्स था, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज जो इस पे लगा हुआ है दैट इज माइनस ऑफ ई, जो इलेक्ट्रॉन पे, इनटू कैपिटल ई, राइट। अब एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू फोर्स बाय मास, सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई कैपिटल ई बाय एम। तो जो वाई डायरेक्शन अगर हम लोग नीचे की तरफ देख रहे हैं, इस पे डायरेक्शन नीचे लिया हुआ है, नेगेटिव साइन का मतलब नीचे डायरेक्शन, इसीलिए ई बाय एम उसका मैग्नीट्यूड में। सेम चीज में कर रहे थे ना, एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास, अब उस इलेक्ट्रॉन पे जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्शन में है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, विच इज इक्वल टू ई इंटू कैपिटल। उसी चीज को हम लोग यहाँ पे लें, और एक्सेलरेशन क्या होगा नीचे की तरफ, E इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाय मास। तो सर ये नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। जब मैं बोल रहा हूँ कि ये डायरेक्शन मैंने बना दिया नीचे, तो फिर भी नेगेटिव लिखेंगे। नेगेटिव तो उसका ठीक है। मतलब नीचे का डायरेक्शन, मतलब कि ये नेगेटिव है। जी को हमेशा हम लोग नेगेटिव -9.8 तो लिखते नहीं, उसका तो वैल्यू लिखते हैं ना, जी का वैल्यू। तो वही चीज हम कहते हैं। ओके सर। बिकॉज यहाँ पे जी को रिप्लेस कर रहे हैं, जी भी नीचे, ए वाई भी नीचे की तरफ, क्या होगा ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा, मतलब हम लोग बस वैल्यू लेंगे, साइन नहीं। अब जो ये 65th क्वेश्चन है, ये भी उसी तरह से, देखो बहुत सारे पार्ट्स हैं इसमें, तो बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसको एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। A uniform field of two
newtons per coulomb exist in space in the x direction, taking potential at the origin to be 0. Write an expression for the potential at a general point x, y, z. So हम लोगों के पास देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन एक्स डायरेक्शन, तो ये सेम चीज है जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले कर रहे थे. E इज इक्वल टू 2i हो गया, एक्स डायरेक्शन में है तो 2i हो गया भाई. मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन पर कूलम है, डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में है तो 2i हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड. और कह रहा है पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज 0. पोटेंशियल एट ओरिजिन इज 0. अब पोटेंशियल एट x, y, z निकालना है. x, y, z निकालना है. So potential at any point x, y, z minus potential at origin, मतलब VA minus VB is minus of E dot RB minus RA. RB minus RA मतलब R x, y, z minus R of origin. आगे समझ गए? हम लोगों ने फॉर्मूला भी तुरंत देखा था ना बच्चे. VB माइनस VA इज माइनस E डॉट RB माइनस RA. ये अभी फॉर्मूला देखा था ना, पहले क्वेश्चन में ये कर रहे थे, राइट? सेम Yes, चीज. sir. Yes, sir. So this is माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2i डॉट, देखो पोजीशन वेक्टर एट x, y, z इज xi प्लस yj प्लस zk माइनस ओरिजिन मतलब 0i प्लस 0j प्लस 0k. अब दिस इज माइनस ऑफ, ये देखो i डॉट i 1 होता है, बाकी तो 0 हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 2x हो जाएगा. ओरिजिन पे पोटेंशियल 0 है तो पोटेंशियल एट x, y, z माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x. So that means potential at x, y, z is equal to minus of 2x. अब ये तो A पॉइंट हो गया. B पॉइंट, एट विच पॉइंट द पोटेंशियल इज 25 वोल्ट. पूछ रहा है कि किस पॉइंट पे पोटेंशियल 25 वोल्ट है, तो हम लोग इक्वेट कर देते हैं. 25 इज माइनस 2x, x इज इक्वल टू 25 बाय माइनस 2 which is minus 12.5 meter. C point कह रहा है if the potential at the origin is taken to be 100 volt, what will be the expression of the potential at a general point? Okay. So potential at origin is taken to be 100 volt. What will be the potential at general point? So देखो potential at general point x, y, z minus potential at origin is equal to VB minus VA is minus of 2x. तो पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट x, y, z और ओरिजिन पे पोटेंशियल अब क्या कह रहा है C पॉइंट में, दिस इज 100 वोल्ट इज इक्वल टू माइनस 2x. तो x, y, z पे जो पोटेंशियल होगा ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 2x हो जाएगा. माइनस 100 उस तरफ जाएगा तो 100 माइनस 2x हो जाएगा. सो दिस इज द पोटेंशियल एट x, y. जब ओरिजिन पे 100 वोल्ट है तब क्या होगा, दैट इज 100 माइनस 2x. Now what will be the potential at the origin if the potential at infinity is taken to be 0? तो समझो, potential at infinity is taken as 0. तो V infinity, VB minus VA, V infinity minus V0 is equal to minus 2x. Infinity भी कह रहा है 0 ले लो, तो 0 माइनस ओरिजिन पे जो पोटेंशियल है दिस इज माइनस ऑफ 2x. अब x क्या है, इन्फिनिटी है,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, v0 इज इक्वल टू 2x, तो एट x इज इक्वल टू इंफिनिटी, x जब इंफिनिटी होगा तो पोटेंशियल जीरो पे क्या होगा, ये भी इंफिनिटी होगा. सो एट x इज इक्वल टू जीरो, पोटेंशियल विल बी इनफाइनाइट. अगर आप इंफिनिटी पे जीरो लेते हो तो ओरिजिन पे पोटेंशियल आपका इनफाइनाइट. सर हाँ जी, अनामिका बताइए. सर नंबर 3 में हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं. नहीं, x का वैल्यू इंफिनिटी डालोगे तो भी तो v0 इज इक्वल टू 2 इंफिनिटी ही आएगा ना. सी वाले में सी वाले में, सी वाले में क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आया, आवाज बहुत कट के आ रही तुम्हारी. सी वाले में x का वैल्यू नहीं सकते हैं 2x से वहाँ पे नहीं, सी value. वाले में तो कह रहा है, सी वाले में कह रहा है, इफ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज टेकन टू बी 100 वोल्ट, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एट अ जनरल पॉइंट, किसी जनरल पॉइंट पे. तो x का वैल्यू का हम लोग को डालने की जरूरत नहीं है, कोई भी जनरल पॉइंट होगा x, y, z, वहां पे क्या पोटेंशियल है वो निकालने देगा. और ये कह रहा है कि ओरिजिन पे 100 वोल्ट, तो v0 की जगह जहाँ पे ओरिजिन पे पोटेंशियल है वहां 100 वोल्ट दिया, और इज इक्वल टू -2x करके x के टर्म्स में ही आंसर निकालना, x का वैल्यू नहीं डालना. अगर तुमको बोला कि x इज इक्वल टू 5 पे निकालो, तब 100 - 2 × 5 करके निकालना किसी भी x की वैल्यू. ठीक है. yes. अब ये क्वेश्चन क्या है, टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स ईच हैविंग अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁴ कूलम एंड मास ऑफ 10 ग्राम आर केप्ट एट द सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर. तो दो पार्टिकल्स हैं, दोनों ईच हैविंग अ चार्ज ऑफ दिस मच. Two identical particles each having a charge 2 × 10⁻⁴ कूलम, और यहाँ पे भी 2 × 10⁻⁴ कूलम, एंड मास ऑफ 10 ग्राम्स. इसका भी मास 0.01 kg, इसका भी मास 0.01 kg. यहाँ पे भी जो चार्ज Q इस पे, सेम चार्ज Q इस पे, आर केप्ट एट अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर. इनके बीच में जो सेपरेशन है 0.1 मीटर हो गया. एंड देन रिलीज, what would be the speeds of the particles when the separation becomes large. देखो Q सेम चार्ज है तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, है ना. रिपल्सन होगा. तुमसे पूछ रहा है जब सेपरेशन लार्ज हो गया, मतलब लार्ज का मतलब इनफाइनाइट हो गया, तब इनका स्पीड क्या है वो निकालने दो. कैसे निकालोगे, एनी आइडिया, क्या लगाएंगे यहाँ पे. भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है ना हम लोगों ने, वही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे कि अगर दो चार्जेस थे, पहले इस पोजीशन पे थे, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r. अब q1 q2 तो सेम है, k का वैल्यू 9 × 10⁻9 हो जाएगा, 9 × 10⁻9 q स्क्वायर, मतलब 2 × 10⁻⁴ का होल स्क्वायर q1 q2 बाय r 0.1. क्लियर बच्चों. अच्छा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बच्चे, 0 होगा, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, राइट, है ना. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया. अब कर देते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा. जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है दोनों के बीच का, हाँ
बताओ बताओ बताओ। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, अरे भैया यहीं पे आंसर छुपा है। के Q1 Q2 अपॉन R कर रहे हो, R अगर इंफिनिटी चला जाएगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना भाई, नहीं हो जाएगा? यस सर, Yes, sir. यस सर, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया जीरो। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मान लो उस समय दोनों का स्पीड v और v है, क्योंकि मास सेम है, दोनों का स्पीड सेम होगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर। दोनों मासेस है ना, एक इधर जा रहा होगा, दूसरा इधर राइट की तरफ जा रहा होगा, एक लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा, राइट। हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर कर लेंगे फाइनल। हाँ, तो दोनों मिला के क्या हो गया, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर, mv स्क्वायर हो गया। तो बच्चे बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग एक किए भी हैं, वहां पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं था, वैसा अगला क्वेश्चन आएगा। सो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। Initial potential energy 9 into 10 to the power 9 into 2 into 10 to the power minus 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस mv स्क्वायर। तो भाई साहब हम लोगों को v निकालना है। v इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9 into 4 into 10 to the power minus 8 divided by 0.1 into 9.1 into 10 to the power minus 31 का स्क्वायर रूट। ये जब कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 600 मीटर पर। क्लियर है बच्चों? यस, यस सर, Yes. सर हाँ जी बताओ। सर यहाँ पर मास 9.1 क्यों होगा, 10 ग्राम होना चाहिए ना? हाँ, मैंने इलेक्ट्रॉन ले लिया, मैंने इलेक्ट्रॉन ले लिया, सोच लिया था। ये 0.01 आएगा, 600 ही। मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया। ठीक है, यस सर। यस सर, लिख लिया सबने? यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जैसा है। Two particles have equal masses of 5 gram each and opposite charges of these. They are released from rest with a separation of 1 meter between them. Find the speeds of the particle when the separation is reduced to 50 centimeter. देखो ऑपोजिट चार्जेस है, एक में पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे में नेगेटिव चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट करेगा ना, अट्रैक्ट करेगा। तो अब बाद में जाके मान लो ये दोनों यहाँ पे पहुंच गए, इनिशियल सेपरेशन जो था इनका दैट वाज इक्वल टू 1 मीटर, और बाद में जो इनके बीच का सेपरेशन है 0.5 मीटर। Now find the speeds of the particle when the separation is reduced to 50 centimeter. तो सेम चीज, u initial plus k initial is equal to u final plus k final. इनिशियली क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं रेस्ट से, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, माइनस k q1 q2 या माइनस k q स्क्वायर
अपॉन R1 प्लस 0 माइनस KQ² बाय R2 प्लस ऑफ हाफ mv² हाफ mv²। भाई इसका स्पीड इधर होगा v, इसका स्पीड इधर होगा v, दोनों का मास m सेम है। अब इससे हम लोग को आ जाएगा KQ1 Q2 KQ² 1 by R2 minus 1 by R1 is equal to mv²। तो इसको अब हम लोग वैल्यूज डालते हैं। k का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q² मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर -5 का होल स्क्वायर। फाइनल पोजीशन 1 by 0.5 minus 1 by 1। Mass is 5 gram, 5 into 10 to the power -3 into v²। 1 by 0.5 मतलब 2 minus 1 1 हो जाएगा। 9 into 4 sorry 16 into 9 144 into 10 to the power -1 is equal to 5 into 10 to the power -3 v²। इसको सॉल्व करेंगे। v² इज इक्वल टू 28.8 10 to the power 2 और v इज इक्वल टू 53.6 मीटर पर सेकेंड, अप्रॉक्सीमेटली 54 मीटर। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख भी लिया आपने? Yes, sir. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P इन कॉन्फ़िगरेशन शोन वेयर D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन। अब यहाँ पे जो फर्स्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे तो एक पॉइंट चार्ज है, इसके वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ, ठीक है, KQ अपॉन d² हो जाएगा, मतलब Q बाय 4πε0 d²। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया फर्स्ट केस में। इसको ले लो E1। सेकंड केस में ये जो है E2। अब ये क्या है? डाइपोल है ना, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या हो रहा है? डाइपोल हो रहा है। डाइपोल के इक्विपोटेंट ये सॉरी इक्वेटोरियल प्लेन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका वैल्यू क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? जब D वेरी वेरी ग्रेटर, शॉर्ट डाइपोल के लिए KP upon R cube. KP अपॉन R³। R यहाँ पे D दे रखा है, तो हम लोग लिखेंगे KP अपॉन D³। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। थर्ड वाला केस जो है, ये कैसे निकालेंगे? कोई हमको आइडिया देगा? यहाँ पे दोनों चीज है, पॉइंट चार्ज भी है सेंटर पे रखा और ये भी है, कैसे निकालेंगे? बोलो भाई। ये देखो, अभी तुम लोगों ने एक पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, याद है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? क्या कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? भाई अगर सिंगल चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, डाइपोल की वजह से, दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोगों को एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। इसके और इसके दोनों के रिजल्टेंट एक इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ये हमारा दे रखा है E2 और ये हमारा दे रखा है E1। ये हमारा E नेट हो जाएगा। समझ में आया?
भाई डाइपोल Yes. की वजह से E2 और पॉइंट चार्ज की वजह से E1, दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही तो होगा यहाँ पे तीनों चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। आ रहा है ना समझ में बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल we have E net is equal to root under E1 square plus of E2 square. So this is root under यहाँ पे Q by 4 pi epsilon naught D square है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं KQ by D square इसको लिख लेते हैं, KQ by D square plus KP by DQ। अब हम लोग को दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब देखो डी स्क्वायर का स्क्वायर उसको बाहर कर लेते हैं, तो के बाय के टाइम्स इनफैक्ट के टाइम्स डी क्यूब को बाहर कर लेते, के बाय डी क्यूब, के बाय डी क्यूब को बाहर लेंगे तो यहाँ पे एक क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ऑफ पी स्क्वायर, so which is equal to 1 by 4 pi epsilon d क्यूब। यहाँ पे अगर डी स्क्वायर था, एक डी क्यूब को बाहर करेंगे तो ऊपर भी डी आ जाएगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर आ जाएगा, के तो बाहर हो ही गया है, सो 1 by 4 pi epsilon naught d क्यूब रूट अंडर क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ऑफ पी स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? So yes. लिख लो फटाफट। सर हाँ जी, सर मेरे को फिगर ए एंड बी का वो समझ नहीं आया, एक बार फिर से समझा सकते हैं? फिगर ए बी का क्या नहीं समझ में आया, कैसे निकाला हमने? यस सर। अरे ये तो पॉइंट चार्ज है क्यू बच्चे, और यहाँ पर से इसके डी डिस्टेंस पे अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसी डायरेक्शन में तो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। और पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर। यस सर। डी डिस्टेंस पे क्यू चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं, तो वो हम लोगों ने E1 लिख लिया। और बी वाला जो है ये क्या है, डाइपोल है, यहाँ माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। रिवाइज तुम नहीं करते हो और एकदम भूल जाते हो, तुम्हारा एकदम यहाँ पे इक्विप, ये जो दो प्लेन होता है, एक एक्सियल प्लेन होता है और इक्वेटोरियल प्लेन होता है। इक्वेटोरियल इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में देखेंगे माइनस क्यू के वजह से इधर होता है और प्लस क्यू के वजह से इधर होता है, दोनों का रिजल्टेंट हम लोग निकालते थे तो प्रूव किए थे, दैट इज पी। पी मतलब ये ए है और ये ए है, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a होता है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्वेटोरियल प्लेन में, दैट इज that is equal to P by 4 pi epsilon naught। वन बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के ले लेते हैं, के पी बाई डी क्यूब। ओके सर। दोनों को ऐड करके फिर हम लोग को तीसरा वाला निकल जाता है। ठीक है बच्चों, चलो इसको लिख लिया सबने? एक सेकंड सर। लिखो जल्दी, जिन्होंने लिख लिया वो जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर एवरीवन। बाय सर, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir.